करेंगे उत्तराखंड की। आज से उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। 3 दिन की गर्मी के बाद में आज फिर से मौसम में राहत लोगों को मिलेगी। तो बदलाव देहरादून के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ में देखा जाएगा। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और साथ ही बर्फबारी के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बर्फबारी हो रही है लगातार और साथ ही केदारनाथ में बर्फबारी चारधाम यात्रियों की मुश्किलें और भी बढ़ा सकती है। तो देखिए 3 दिन थोड़ी राहत जरूर देखी गई, लेकिन मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ देखा जा रहा है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो चारधाम पहुंचने वाले यात्रियों के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। केदारनाथ की तस्वीरें आप देखिए जहां पर लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड एक बार फिर से बढ़ने लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से भारती सकलानी लाइव जुड़ गए हैं। भारती, एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। बर्फबारी, हल्की बूंदाबांदी की भी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अगले कितने दिनों तक अलर्ट जारी रहेगा? 3 दिन का अलर्ट, येलो अलर्ट दिया गया है अंशिका, ये मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। और खास तौर पर पहाड़ों के लिए ये कहा गया है कि वहां पर हल्की बारिश और बर्फबारी, जो ऊंचाई के इलाके हैं खासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, यहां पर भी जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि अगले 3 दिन वहां पर मौसम का मिजाज बदला रहेगा। तेज आंधी तूफान की अगर मैं बात करूं तो ये मैदानी जिलों में देखने को मिल सकती है। येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, इन जिलों में खासतौर पर कहा गया है। सुबह से अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूं, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 4-5 बजे के करीब की बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है कई इलाकों में, और इस वक्त भी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। बारिश देहरादून समेत जो मैदानी जिले हैं आसपास के, वहां पर भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है। जी बिल्कुल भारती, लेकिन देखिए मौसम में राहत नहीं है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें उन श्रद्धालुओं को हो रही हैं जो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। एकमात्र जो साधन है आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने का, वो चारधाम यात्रा ही है। अब ऐसे में हेमकुंड साहिब से लेकर तमाम जगहों के लिए क्या प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं? देखिए, अगर मैं इन इलाकों की बात करूं, चाहे बद्रीनाथ धाम हो जाए या केदारनाथ धाम की बात की जाए, तो यहाँ पर पल पल मौसम बदलता है, मौसम का मिजाज यहाँ बदलता रहता है। और इसके लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां भी पहले की जाती है। वेदर पर को लेकर जो भी पूर्वानुमान दिए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग लगातार की जाती है, चाहे वो जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, पर्यटन से जुड़े हुए अधिकारियों की बात कर ली जाए, या फिर प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर खास तौर पर नजर रखता है और उसी के हिसाब से जो है वो यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। अगर मौसम खराब हो रहा है तो यात्रियों को वहीं पर रोक दिया जाता है, श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। अब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यह अलर्ट अगले 3 दिन के लिए दिया गया है, उसके हिसाब से ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर काम कर रहा है। पिछले 3 दिन की अगर मैं बात करूं, मौसम बिल्कुल साफ था, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी मैदानी जिलों में खास तौर पर, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदल गया है और ऊपरी इलाकों में भी मौसम साफ था। इस तरीके की खराब वेदर वहां पर नहीं देखने को मिल रहा था, इसलिए यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन आज से ये कहा गया है कि एक बार फिर से मौसम बदल सकता है और उसी हिसाब से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर काम करेगा। जी बिल्कुल, और भारतीय लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ऐसे में उन श्रद्धालुओं की भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। तो मौसम बदला हुआ है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि अभी इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी और जो भी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं वो पूरा ख्याल रखें, सारे सामान को अपने साथ रखें, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ठंड है। केदारनाथ की अगर हम बात कर ले तो मौसम में पल पल परिवर्तन देखने को मिलता है। हेमकुंड साहिब की बात करें तो यहां पर अब भी कई फीट बर्फ जो है जमे हुए हैं और अभी इसी तरह मौसम का जो मिजाज है वो बरकरार रहेगा, बदला बदला सा रहेगा। इसीलिए जो लोग देहरादून जा रहे हैं, जो लोग देहरादून से आगे जा रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो या केदारनाथ हो, उनके लिए बहुत जरूरी जानना कि अभी मौसम ठीक नहीं है, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और उसके बाद ही दर्शन करने जाने होंगे।
20 मई को सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। चमोली के डीएम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हेमकुंड साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए हैं। अभी भी हेमकुंड साहिब में 8 फीट बर्फ जमी हुई है और बड़े बड़े ग्लेशियर भी रास्तों में आ गए हैं। हालांकि सेना के जवानों ने बर्फ काटकर पैदल रास्ता तैयार कर लिया है। तो अभी हेमकुंड साहिब की बात करें तो यहाँ पर कई फीट बर्फ जमे हुए हैं। बावजूद इसके सेना की तरफ से कड़ी मेहनत की गई है और यहाँ पर बर्फ के बीच से रास्ता तैयार किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आराम से हेमकुंड साहिब जा सके। सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के मड़ीगांव में गुलदार ने एक महिला पर घात लगाकर हमला कर अपना निवाला बना लिया। तो वहीं महिला की मौत के बाद में क्षेत्र के लोगों में दहशत है। महिला का नाम सुनीता देवी बताया जा रहा है, जो कि आंगनबाड़ी वर्कर थी। सुनीता शाम के समय खेत में घास काटने गई थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे कि गुलदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाँव के लोगों ने आदमखोर गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। हालांकि इस बात को साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन अभी भी ये वन विभाग की टीम की गिरफ्त में नहीं आया है और साथ ही लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक महिला की मौत हो गई है जिसे इसने अपना निवाला बनाया और अब मांग की जा रही है कि जल्द ही इस बात को पकड़ा जाए। सुंदरलाल की पत्नी उनके जो है 4 बजे के लगभग जब वो घास लेने गई तो आदमखोर बाघ ने उन पर हमला किया और उसे अपना निवाला बना लिया। मैं निवेदन करना चाहती हूँ जिला प्रशासन से कि इस आदमखोर बाघ को तुरंत मारा जाए। आगे बढ़ेंगे ऋषिकेश से खबर, जहां केदारनाथ यात्रा के बाद वापस लौट रही तीर्थयात्रियों की बस कौड़ियाला के पास पलट गई है। बस में गुजरात के 27 तीर्थयात्री और एक ड्राइवर थे। कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक घायल की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। 108 की मदद से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसडीआरएफ के मुताबिक ज्यादातर लोगों को सामान्य चोटें हैं। बस पलटने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन तेज रफ्तार इसकी वजह बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार की आशंका जताई जा रही है कि बस की रफ्तार तेज रही होगी और इसीलिए ये बस पलट गई। इसमें गुजरात के कई लोग सवार थे जो केदारनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। और चंपावत के लोहा घाट में पुलिस कांस्टेबल और एक महिला के बीच में मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर बाइक सवार युवक की पुलिस कांस्टेबल के साथ में बहस हो गई थी। कुछ समय बाद में बहस हाथापाई तक पहुंच गई। खाकी वर्दी में पुलिसकर्मी सामने वाले शख्स को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आया और इस दौरान पुलिस वाला उसे जेल भेजने की धमकी भी दे रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ और लोग भी दखल देते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। लोग पुलिस कांस्टेबल पर पैसे मांगने का भी आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर मेरे से और शराब के साथ अन्य सामान भी लेकर जाता है। ये वीडियो लोहा घाट के पास में पोखरी का बताया जा रहा है। वीडियो बनाने वीडियो भाई ये बंदा कांस्टेबल यहाँ पर मेरे से 1 महीने की 1500 रुपए लेता था। इसके लिए वर्दी की था, चुपचाप वर्दी उतर जाएगी। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में 4 हत्याओं से दहशत मची है। हत्यारे संतोष ने पहले दिन जहां 3 महिलाओं की हत्या की, वहीं दूसरे रोज ही अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार डाला। खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी हत्यारा पुलिस की चंगुल से अभी बहुत दूर है।
आमतौर पर पहाड़ों में क्राइम नहीं के बराबर होता है, लेकिन सनकी संतोष ने कुछ ऐसा किया कि लोगों की ये धारणा गलत साबित हो रही है। पेशे से छलिया कलाकार संतोष ने शुक्रवार की रात अपनी चाची, चचेरी भाभी और बहन को मौत के घाट उतार डाला। तीनों हत्याओं को संतोष ने रात के अंधेरे में धारदार हथियार से अंजाम दिया। गंगोलीहाट के जिस बुरसुम गांव में हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो काफी दुर्गम है। बताया जा रहा है कि संतोष ने पारिवारिक झगड़े के चलते नींद में तीनों महिलाओं को मौत के आगोश में सुला दिया। हत्यारे संतोष की सनक यहीं नहीं रुकी। 3 हत्याओं को अंजाम देने के बाद हैवान बने संतोष ने फिर अपनी पत्नी की भी गला दबाकर हत्या कर दी। हुए सूचना मिलते ही पुलिस टीम को और रेवेन्यू पुलिस की टीम को मौके पर रवाना किया गया था और उस केस को भी हम लोग डायरेक्टली पुलिस को ही हैंडओवर करवाया जा रहा है। इसमें अभी जो अभियुक्त है वो फरार चल रहा है और जिसमें पुलिस टीम के द्वारा जो है जंगल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 4 हत्याओं को अंजाम देने के बाद दहशत का पर्याय बन चुका हैवान पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए जहां पूरे इलाके की घेराबंदी की है, वहीं नेपाल जाने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को भी सतर्क कर दिया है। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस जहां ड्रोन की मदद ले रही है, वहीं पीएसी को भी तैनात किया गया है। ग्रामीणों की माने तो संतोष पर हत्या करने की सनक सवार हो गई है। सनकी संतोष गांव में 10 बाकी लोगों को भी मारने की धमकी देकर गया है और यही वजह है कि पुलिस ने पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना है कि 4 महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाला हत्यारा संतोष आखिर कब पुलिस के चंगुल में आता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून के सुद्धोवाला जेल में कई कैदियों की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद में सुद्धोवाला जेल से 19 कैदियों को इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले कुछ समय से जेल में कैदियों की तबीयत खराब हो रही थी, जिसमें पेट से संबंधित बीमारियों के पीड़ित ज्यादा देखे गए। 17 पुरुष कैदी और साथ ही 2 महिला कैदियों की अस्पताल पहुंचाया गया क्योंकि तबीयत खराब थी और उनका इलाज कराया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 17 कैदी थे जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज भी जारी है। हालांकि ज्यादातर कैदी ऐसे रहे जिनको पेट से संबंधित परेशानियां थी। गर्मियां शुरू होते ही प्रदेश में बिजली संकट बढ़ने लगता है, जिसका असर अब आने वाले हफ्ते से देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार से बिजली कटौती से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। प्रदेश में हर दिन बिजली की खपत करीब 43 मिलियन यूनिट है, लेकिन बिजली उत्पादन घटकर केवल 10 मिलियन यूनिट और गैस प्लांटों के साथ अन्य उपक्रमों से करीब 30 मिलियन यूनिट बिजली मिल पाती है। और आज भी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की हर दिन बाजार से बिजली खरीद रहा है। गर्मी बढ़ने के बाद बिजली की मांग और बढ़ जाती है। तो बिजली की मांग बढ़ गई है और गर्मी के बढ़ते ही बिजली की तो डिमांड हमारी औसतन 42 से 43 के बीच में जा रही है एमयूज प्रतिदिन, और इसमें हमको 10 से 13 एमयूज के बीच में हमारे इंटरनल जनरेशन से प्राप्त हो जाता है। और बुदिल एक हमारा पीपी हमारा हो रखा है, उससे करीब 1 एमयू के आसपास उससे भी आ जाता है। और सेंट्रल सेक्टर से हमको 18 से 19 एमयू मिल जाता है, जिसमें कि अतिरिक्त कोटा शामिल है। साल 2023 को मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है, यानी कि मोटे अनाज का साल, जिसे गुणों को देखते हुए श्री अन्न भी कहा जाता है। शनिवार को देहरादून में 4 दिन के श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और रोजगार भी दे रही है। तो वहीं मिलेट मिशन के लिए 73 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता से अपील है कि मोटे अनाज को लोग पर्वों और त्योहारों में भी शामिल करें।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अन्य महोत्सव के दौरान की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जिन्होंने शुभारंभ किया, और साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस दौरान इस महोत्सव में पहुंचे। और साथ ही इसका मकसद है किसानों को प्रमोट करना और मोटे अनाज को न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक भी पहुंचाना। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, जिसे अब राज्य स्तर पर भी लागू किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पर अन्य महोत्सव मनाया गया, जिसमें कई किसानों को सम्मानित भी किया गया। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे शुभारंभ करने के लिए, जहां मोटे अनाज को लेकर आगे का क्या प्लान है, इसकी भी जानकारी उन्होंने इस महोत्सव कार्यक्रम के जरिए दी। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने एमएसपी पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। कर्नाटक और यूपी निकाय चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के वोट परसेंटेज को देखकर कहा जा सकता है कि अभी भी बीजेपी पर जनता का भरोसा बना हुआ है। साथ ही सीएम धामी ने यूपी के निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के लिए बधाई दी है और कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में बड़ी जीत मिली है। और कर्नाटका का जो परिणाम है, उसमें जो मतों का प्रतिशत है, उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है। लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीत रहे होंगे उनको मैं बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी को दी। और कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत से कांग्रेस के नेता काफी खुश हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में पटाखे फोड़े गए और मिठाई बांटी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की जीत को बड़ी जीत बताया। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा का असर है और उसी की जीत है। और वहीं 40% कमीशन वाली बीजेपी की हार भी है। और यहाँ